बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर। वजीर आजम नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज आज पैनामा केस की JIT के रूबरू पेश हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। कहा कि JIT में पेश होकर वो कर्ज भी उतार दिया जो उन पर वाजिब भी ना था। उन्हें हर मामले में इसलिए शामिल किया जाता है कि बेटी का नाम इस्तेमाल करके बाप को दबाव में लाया जा सके। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को उसकी ताकत पाएंगे। उनका कहना था कि जो सवाल JIT ने पूछा उस सवाल का जवाब दिया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि हम पर जो इल्जाम है वो बताया जाए। मरियम नवाज का कहना था कि उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपने सीने में दफन राज और उसके खिलाफ की गई साजिशों से पर्दा उठा देंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि JIT में पेश होकर उन्होंने वो कर्ज भी उतार दिया जो उन पर वाजिब भी नहीं था। मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। मरियम नवाज का कहना था कि उन्हें हर मामले में इसलिए शामिल किया जाता है कि बेटी का नाम इस्तेमाल करके बाप को दबाव में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को उसकी ताकत पाएंगे। वजह यह है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि जो सवाल JIT ने पूछे उन सब के जवाब दे दिए, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है तो वो बताया जाए। JIT वालों से मैंने पूछा, एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मरियम नवाज का कहना था कि जिन लोगों का कोई जरिया आमदनी नहीं उनसे भी सवालात पूछे जाएं। जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? मरियम नवाज का कहना था कि जिसने ये कहा है कि वो रुलाएगा वो सुन ले, रुलाने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। उन्होंने कहा कि उनके पास भी बहुत रास्ते थे। इक़्तिदार के ऐवानों में छुप सकते थे, नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में छुप सकते थे, लेकिन नहीं छुपे। अगर किसी का ये ज़ोम है कि हमें तो हाजिर होना था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। हम भी टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर, इम्यूनिटी का सहारा लेकर, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एज़ वज़ीर आज़म अवेलेबल थी, हम भी इक़्तिदार के ईवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को हस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया। मरियम नवाज का कहना था कि उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपने सीने में दफन राज और उसके खिलाफ की गई साजिशों से पर्दा उठा देंगे। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। वो साजिश झेल जाएगा, वो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर वो वतन की खातिर ज़बान नहीं खोलेगा, वो वतन की खातिर चुप साध के रहेगा। मरियम नवाज से किए गए सवाल पर जवाब देते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि हम मनी ट्रेल दे चुके। नवाज शरीफ से सवाल करने वालों को पहले नवाज शरीफ का किसी असासे से ताल्लुक साबित करना होगा। यहाँ से एक सवाल पूछा गया मनी ट्रेल के मुतालिक, और मैं एक बात जो है ना आप सबको बावर करा देना चाहता हूँ
کہ منی ٹریل کا اگر آپ نے کو بات کرنی ہے، منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ بات کریں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی میں جو بھی پیش ہوتا ہے باہر آ کر میری تعریفیں کر دیتا ہے۔ مریم نواز کو کرمنل تفتیش کے لیے جے آئی ٹی میں بلایا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی بیٹی کو پولیس سلیوٹ کر رہی ہے۔ نواز شریف کی بیٹی ایک عام شہری ہے۔ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف بادشاہ بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ 5 میں سے 2 ججز نے کہہ دیا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے۔ ہم پیسے کا پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار کا بیٹا 20 سال پہلے اسکوٹر پر گھومتا تھا، آج اربوں کی پراپرٹی ہے۔ آپ نے آج کوئی مثال دیکھی بادشاہت کی تو شہزادی مریم کو جاتے دیکھنا تھا آج آپ نے جے آئی ٹی کے سامنے۔ پہلے تو ایسے وہ پورا بلڈ اپ ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے جا رہی ہے۔ یہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کے اندر آپ سے سوال کرنے کے لیے جے آئی ٹی نے بلایا جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی آپ پکڑے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے اندر۔ انکشاف انٹرنیشنل تھا، عمران خان نے نہیں لے کے آیا۔ وہ جو ان میں سے بات جے آئی ٹی سے نکلتا وہ عمران خان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ عمران خان کا اس میں کیا قصور ہے؟ پکڑے تو آپ باہر گئے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو رہا ہے۔ 5 میں سے 2 ججز نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نہ نواز شریف صادق ہے نہ امین ہے، یعنی کہ جھوٹا بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کرو۔ 3 نے کہا مزید اور انویسٹیگیشن کرو۔ وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں اور یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ مغل اعظم شہزادے اور شہزادیاں ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ اور وہ 2500 پولیس، ایک پرائم منسٹر کی بیٹی عام شہری ہے، وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہاتھ رہا ہے، پولیس سلوٹ کر رہی ہے اس کو۔ وہ ہے کون؟ وہ عام سٹیزن ہے پاکستان شہر۔ یہ ہے پاکستان کی تباہی کی وجہ، یا میرٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے دادو، جہاں سابق صدر آصف علی زرداری کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، وہاں آ کے باہر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے للکارا تھا دنیا کی سپر پاور کو، اور وہ سب آپ کے زور پہ للکارا تھا۔ اس لیے شہید کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو پتا تھا، ان کو بڑا کہا گیا کہ بھٹو صاحب آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، آپ کو ہم باہر لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تاریخ لکھوں گا، میں تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ جو لوگ تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ پھر پناما سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر جیلوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم جہاز میں جو بات کر رہے تھے وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ کیا بات کر رہے تھے۔ میں نے خورشید شاہ کو کہا کہ میری ٹرائب کے 40,000 ووٹ ہیں نوابشاہ تعلقے میں، مگر خدا نہ خواستہ اگر میں کہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ ووٹ بھی مجھے نہیں ملتا۔ کہ وہ سب بھٹو کے شدائی ہیں، وہ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، آپ بھٹو کے بیٹے ہیں، جمہوریت کے عمل بردار ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو جی اے بھٹو کا نعرہ ہے یا آپ کے ہاتھ میں جو اس کا پرچم ہے، یہ جمہوریت کا پرچم ہے۔ اور آج کا دن ہم دوبارہ آج کے دن یہ وچن لیتے ہیں اور یہ ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمہوریت، پاکستان کی جمہوریت کی بقا کی جنگ ہم کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، چاہے کتنا ہی لڑنا پڑے۔
कौमें कुछ जल्दी बन जाती हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि 70 साल में देखें तो चाइना ने कितनी तरक्की की है, दूसरे मुल्कों ने कितनी तरक्की की है, पाकिस्तान बहरहाल क्यों तरक्की न कर सका। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 40 साल तो एक मार्शल एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट ने हुकूमत की है, और मार्शल माइंडसेट की कंटिन्यूटी नहीं होती। नॉन मार्शल माइंडसेट की, डेमोक्रेटिक माइंडसेट की कंटिन्यूटी होती है। हम सोचते नहीं हैं कि 5 साल में क्या होना है, हम सोचते हैं कि 150 साल में क्या होना है, 200 साल में क्या होना है। कल ही मैंने अपने दोस्त जो आपका मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि ये कॉन्सेप्ट लिखो कि हर इंस्टीट्यूशन जो हमारा है वो इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन वाइज बना हुआ है। अगर पीपल्स मेडिकल कॉलेज है तो उस ज़माने में बनाया गया था जिस ज़माने में भुट्टो साहब का दौर था। अब उसको 30 साल हो चुके हैं, अब उसको 30 साल की अपग्रेडेशन चाहिए, और हमने कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टो में ये रखना है कि हर साल जो यूथ आ रही है, हर साल जो डेवलपमेंट हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको हम कैसे संभालते चलें। अगर जो तनख्वाहें हैं वो हम इन्फ्लेशन के साथ उनको नथी करेंगे, वो होंगी इन्फ्लेशन के साथ। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमें लास्ट टाइम जब हुकूमत मिली तो एक बड़ा बीबी का ख्याल था, और बीबी का एक ख्वाब भी था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ख्वाब भी था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल में बहाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से, आपकी ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया। आप प्रैक्टिकली देख लें कि ASI भी जो है वो अपनी कुर्सी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, पावर देने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पावर ट्रांसफ़र करके और पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। काफ़ी दोस्तों ने उस वक्त मुझ पर ऑब्जेक्शन भी किया और कहा कि ज़ाहिद साहब, बीबी साहिबा हमारे साथ नहीं हैं, आप ये सोच के कदम रखिएगा। मैंने कहा बीबी साहिबा नहीं है, मगर बीबी साहिबा की सोच हमारे साथ है, और बीबी साहिबा की सोच यही चाहती थी। तो हम वो काम करेंगे जो तारीख याद करेगी, हम वो काम करेंगे जो तारीख में याद रहेगा। हम वो काम नहीं करेंगे जो सिर्फ 5 ईयर प्लान पे चलेगा। हमने अपने को हुकूमत में रखने के लिए हर कोई तरीका नहीं बनाना है, हमने अवाम को हुकूमत दिलवाने के लिए हर एक तरीका बनाना है। और अब आप सोचें, सिर्फ छोटा सा इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता तो आज मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता, और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आ सकता, कोई केस नहीं बन सकता। तो जिस तरह जमहूरियत बनती है, इवॉल्व होती है, वो अपने अंदर ही जो खराबियां हैं उनको निकालती चलती है। ये तो एक छोटी खराबी है, ये निकलेगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में ये निकलेगी, और उसको भले को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको भी सोच लेना। इंशाअल्लाह अवाम को फ़ायदा होगा, और अवाम का मतलब पीपल्स पार्टी है। आप कश्मीर में भी जाएं तो पीपल्स पार्टी है, जहाँ जाएं यहाँ वहाँ पीपल्स पार्टी है। अगर इलेक्शन ये जीत भी जाए हमसे, कोई लैपटॉप के बहाने या किसी और कायदे-आज़म के बहाने, उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी वहीं है,
पार्टी वहीं रहेगी, और जब बिलावल उठाएगा तो वहां से उठाएगा पार्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक बिलावल नहीं है, आप सब बिलावल हो। और फिर आप मेरी बहनों, आप जो बैठी हुई हो, आपके साथ एक और नाम आता है, आसफा भी आपके साथ है। अब उसका और मेरा झगड़ा क्या चल रहा है कि वो कहती है कि मैं लियारी से खड़ी होंगी, मैं कहता हूँ आप नवाबशाह से खड़ी होंगी। तो इंशाल्लाह आपकी आने वाली कौम को, आने वाली यूथ को हम लीडरशिप दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कॉन्सेप्ट भी बना रहे हैं। ये जो सीट पैक का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा ये चुरा लिया है हमने, चुरा के कुछ दूसरी तरफ ले गए हैं। जो पंजाब का हिस्सा है वो उनको मिलना है। ये जो ज़्यादा दे रहे हैं चले दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर होना वही है कि ये इंडस्ट्रीज़ लगनी हैं सिंध में पोर्ट पे, बलूचिस्तान में वहाँ लगनी है, ये KPK से रास्ता मिलना है, वहाँ से रास्ता ज्वाइन होना है। तो इंशाल्लाह हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो कहता है ना ये गेम चेंजर है, तो इसको तो समझ ही नहीं आती कि गेम चेंजर कहते किसको हैं। गेम चेंजर नहीं है ये, इंशाल्लाह आपके खित्ते का चेंजर है। ये खित्ता चेंज होगा, ये पूरा रीजन चेंज होगा। ये सिल्क रोड का रूट जो है, एक ज़माने में ये खित्ता जो था वो अमीर तरीन खित्ता था, यूरोप अमीर नहीं था, ये खित्ता अमीर तरीन था। अब वो दिन वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कौमों को, इनको हम साथ मिलके इस रीजन को बढ़ाएंगे, और इस रीजन में पाकिस्तान भी एक रीजनल पावर होगा, इकनॉमिक पावर होगा। और हमारे बच्चे जो हैं वो तारीख में ये बात लिखेंगे और सोचेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तोहफा है जो उनको मिला। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मैं और प्रोग्राम भी करने हैं। जिए भुट्टो। मेरा पानी तुम लोग चोरी करते हो। दादू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि आज के दिन जमहूरियत पर शबखून मारा गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वक्त की सुपर पावर को आपके जोर पर ललकारा था और भुट्टो साहब ने मुल्क से बाहर जाने से मना कर दिया था। भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं तारीख में जिंदा रहूंगा, पाकिस्तान की बका की जंग हम लड़ते रहेंगे। ये खिताब किया है दादू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों से, और कहा कि पाकिस्तान की बका की जंग हम लड़ते रहेंगे। एक बार फिर से बात करेंगे मरियम नवाज की। पैनामा केस की JIT के रूबरू पेशी के बाद सियासी बयानात की। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने, और कहा कि इमरान खान आज भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में JIT में नहीं आई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज के साथ घर वालों की प्राइवेट गाड़ियां आई। इमरान खान बेटियों की इज्जत करने वाले इसी तरह बेटियों के साथ आते हैं। आप जैसे लोग जो बेटियों को कबूल ही नहीं करते वो ऐसे ही बयान देते हैं। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि इमरान खान जवाब दें किस हैसियत से वज़ीर आला हाउस में लूडो की सांप सीढ़ी खेलते हैं। इमरान खान जवाब दें KP का सरकारी हेलीकॉप्टर किस हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान आप कौम को जवाब दें कि अदालतों से मफरूर क्यों हैं। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि इमरान खान जवाब दें यहूदियों और हिंदुओं की गैर मुल्की फंडिंग कैसे आई। जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर आसिफ किरमानी का कहना है कि हमारे अहम गवाह कतर के शहजादे का बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा। इमरान खान को खबरदार किया कि जो खेल आपने शुरू किया है उसे खत्म हम करेंगे। वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन सफदर का कहना था कि इमरान खान मुल्क की खातिर ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान ने तो आज तक अपनी बेटी को भी नहीं अपनाया।
मुस्लिम लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि आज हमारी बेटी को बुलाकर जुल्म की इंतहा कर दी गई। अलीमा और उज़मा कौम की बेटियां हैं, टेरियान इमरान खान की बेटी है। जबकि तलाल चौधरी का कहना था कि JIT भी जवाबदेह है। JIT सुप्रीम कोर्ट और अवाम को जवाबदेह है। JIT पर जो सवालात उठे हैं उनके जवाब कब मिलेंगे? व्हाट्सएप कॉल, तस्वीर लीकेज और वज़ीर आज़म हाउस की सर्वेलेंस का जवाब कब मिलेगा? प्रॉपर्टी लंदन में है, गवाह कतर में है। जबकि PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के असासे कई गुना बढ़ जाए तो जवाब देना बनता है। मरियम नवाज सवालों को जवाब दिए बगैर चली गई। शरीफ फैमिली को जवाब देने की आदत नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि हुसैन और हसन नवाज किस तरह अचानक अरबपति बन गए, मरियम नवाज किस तरह करोड़ों रुपए के जेवरात की मालिकन बन गई। खवातीन का फौजदारी तहकीकात के सामने पेश होना सही नहीं तो क्या चोरी का पैसा बेटी के नाम पर रखना सही है? PTI के फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मरियम नवाज कैसे नीलसन एंड नेस्कॉल के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करती थी। सवाल यह है कि चोरी का पैसा मरियम नवाज के नाम पर क्यों रखा गया? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटे हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब कैसे अचानक बिलियनर हो गए? मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस तरह करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की मालिक है? किस तरह वो नीलसन और नेस्कॉल के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करती थी? अगर ये बात सही नहीं है कि खवातीन को बुलाया जाए बयान देने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या ये बात सही है कि अपनी बेटियों के नाम के ऊपर चोरी का पैसा रखा जाए? सवाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम के ऊपर चोरी का पैसा क्यों रखा गया? अरबा रुपया जो पार्क लेन लंदन के अपार्टमेंट्स में नीलसन और नेस्कॉल के जरिए इन्वेस्ट किया गया, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम के ऊपर इन्वेस्ट किया गया। मरियम नवाज फ्रंट वुमेन है अपने वालिद की इस सारे तमाशे में, जो ना सिर्फ वो उनकी सियासत की अमीन बनती हैं, वो उनके पैसों की अमीन भी बनती हैं। और आप अगर पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे को अपने नाम के ऊपर छुपाने की इजाज़त देंगी, तो फिर पाकिस्तान के इदारों को भी ये इजाज़त दीजिए कि वो आपसे सवाल पूछ सके। मरियम नवाज की JIT के सामने पेशी के मौके पर फैजाबाद एक्सप्रेसवे, 9th एवेन्यू, सेक्टर H8, I8 और अतराफ की सड़कें बंद होने से ट्रैफिक जैम रहा। शहरी सड़कों पर रुल गए, मरीज भी ट्रैफिक जैम में फंसे। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस्लामाबाद में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारों ने मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हंगामी सूरत हाल का शिकार मरीज ऑपरेशन या तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल तक न पहुंच सके। अस्पताल में पेंडेक्स का दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए। जी, ट्रैफिक में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। फैजाबाद से खन्ना पुल तक ट्रैफिक की लंबी कतारों में फंसे तलबा को यूनिवर्सिटी पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी 2 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। गेट छोटे हैं, एक ही स्टेयर या जीना है। 4,500 वोटर फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर जो हमारे वोटर्स का बल्क है, जो हमारे वोटर्स का बल्क है, 4,500 वोटर्स को एक बिल्डिंग में 2 पोलिंग स्टेशनों में जाना होगा। ऐसी कई इमारत है, कई पोलिंग स्टेशन है, कई पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये बारीक काम किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे इतराज़ात को मुस्तरद किया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस जानिबदाराना रवैये की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, ये बारीक काम हुआ है और कोई 30,000 के करीब वोट हैं जो इस तरह मुतासर किए जा रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा वोट कंजेस्टेड गुंजान इमारतों में 2-2 पोलिंग स्टेशन बनाकर, फिर डिफेंस फेज
1 میں پولنگ اسٹیشن ہے ہی نہیں، جبکہ وہاں اس ڈیفینس ویو کے فیز 1 میں کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں بنایا گیا. تو ڈیفینس فیز ویو کے ووٹرز کو فیز 2 میں جانا ہوگا. یہ بھی مسئلہ ہے. پھر 2013 میں جو پولنگ اسکیم تھی 4 پولنگ اسٹیشن، ان کی بجائے نئے پولنگ اسٹیشن بنا دیے گئے جو کہ ووٹرز کی رہائش گاہ کے دور ہیں. ووٹرز کو وہاں پہنچنے میں مشکل ہے، تکلیف ہے. تو یہ کوئی 11 اسکولوں کا معاملہ ہے، جبکہ ہمارے مخالف امیدواروں کے روایتی حلقے چنیسر گوٹھ میں 1600 ووٹر کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے. ایک عمارت میں ایک پولنگ اسٹیشن ہے. ہمارے حلقوں میں ایک عمارت میں 2 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں. یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ قبل از انتخاب دھاندلی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلا ایشو تو ہمارا پولنگ اسٹیشنوں کو لے کر ہے، RO اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانبداری کا معاملہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بے دریغ سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے، اور سرکاری مشینری ہر طرح کی استعمال ہو رہی ہے، سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اور گزشتہ چند دنوں سے خاص طور پر پولیس مکمل طور پر صوبائی حکومت اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں MQM کے کارکنان اور ذمہ داروں کو ہراساں کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے. اور اس کی ایک مثال میں دوں گا چھوٹی سی. UC4 کے MQM کے کارکن عباس کو گڈاب کے SHO نے بلوچ کالونی کا SHO کراچی میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کریں. ان کا کہنا ہے کہ PS 114 میں ضمنی انتخابات میں MQM کامیاب ہوگی. 4 سال سے PS 114 MQM کے نمائندے سے محروم تھی.